नमस्कार। चलिए सेहत की बात करते हैं और अपनी ज़िंदगी की तरफ कुछ कदम बढ़ाते हैं। ज़िंदगी ने ये तो सिखाई दिया कि सेहत कितनी ज़रूरी है, तो सेहत से जुड़ी हुई कुछ सार्थक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. सिन्हा। आपसे भी करवाते हैं उनकी मुलाकात। डॉक्टर डी.के. सिन्हा, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, और सारे श्रोताओं को नमस्कार जी। और जब बात हम अपने शरीर की करते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे अंग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें से एक किडनी है, और कहते हैं कि कुदरत ने हमें 2 दी है, लेकिन जब ये अपनी पे आती है तो शरीर की ऐसी तैसी हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बहुत सही शब्द आपने इस्तेमाल किया। ये ईश्वर ने तो हमें 2 किडनी दी है जी, लेकिन जब दुर्भाग्यवश जब कोई तकलीफ आती तो दोनों में एक साथ आती है जी, और इस वजह से जब भी ये परेशानी बढ़ती है तो निश्चित रूप से वो मनुष्य काफ़ी परेशानी में आ जाता है। जहाँ तक इसके महत्व की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और इसके अगर कार्य को आप देखें तो बहुत सारे काम हैं जो ये छोटे अंग करते हैं। जी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक समय में शरीर का करीब 15 से 20% जो रक्त होता है या जो खून होता है वो दोनों गुर्दों में उस समय रहता है, एक समय रहता है। जी। इसका जो मुख्य काम है वो शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना है। ये एक सामान्य जानकारी में लोग यही जानते हैं, पर इसके अलावा इतने सारे काम गुर्दे के जी सर पे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, शरीर में जो तरल पदार्थ की मात्रा का नियंत्रण है, शरीर का जो एसिड बेस बैलेंस है जी, और हमारे शरीर की संरचना में जो हड्डियों का महत्व, उसकी जो मजबूती, जो विटामिन डी है, उसका सबसे एक्टिव फॉर्म गुर्दा बनाता है। जी। शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या रहेगी, इसका भी निर्धारण गुर्दा करता है। कैल्शियम कैसा रहेगा, फास्फोरस कैसा रहेगा, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनका नियंत्रण ये दोनों अंग करते हैं। तो आपने बहुत ही सही शब्द का इस्तेमाल किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल तो इसकी सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। जी। और जब बात सुरक्षा की आती है तो ऐसे में जानकारियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही जानकारी हमें सुरक्षित रख सकती है। तो किडनी से संबंधित वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हर व्यक्ति को एटलीस्ट जानना ही चाहिए कि कैसा खान पान होना चाहिए, पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और किस तरीके की जीवन शैली होनी चाहिए जिससे कि हमारी किडनी स्वस्थ रहे? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, चूँकि अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसका रखरखाव भी उतनी ही सावधानी के साथ होनी चाहिए। जहाँ तक दिनचर्या की बात है, खान पान की बात है, निश्चित रूप से हमें अपने जीवन को काफ़ी सरल रखने की आवश्यकता है। जी। हमारा खान पान काफ़ी साधारण रहे, सिंपल रहे। आवश्यक तत्व जो शरीर को चाहिए वो हमारे शरीर में जरूर जाने चाहिए, पर वैसे तत्व जिनकी आवश्यकता हमें नहीं है उनसे हमें परहेज करने में कोई बुराई नहीं। जैसे अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग जंक फूड की बात कर सकते हैं, अत्यधिक नमक की बात कर सकते हैं, अपने जीवन शैली में तंबाकू के सेवन की बात कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता इस शरीर को कदापि नहीं है। जहाँ तक जीवन शैली के अन्य हिस्सों की बात हम करें तो मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक दिनचर्या बना के रहनी चाहिए। व्यायाम नियमित रूप से होनी चाहिए। उसको अपने वजन को कोशिश करना चाहिए कि जो आइडियल बॉडी वेट है उसके आसपास कहीं रखे, ताकि उसका बीएमआई नियंत्रित रहे, न वो ओवरवेट रहे न वो अंडरवेट रहे। एक सामान्य जो ऊंचाई के हिसाब से उसके वजन की आवश्यकता है उतना ही वो नियंत्रण करे। अत्यधिक वसा वाली चीज़ों को बिल्कुल ही ना सेवन करे। तो ऐसी कई चीज़ें जिनको छोटी छोटी चीज़ों को करने से आप इस अंग को काफ़ी हद तक बचा पाएंगे। जी बिल्कुल। और सिर्फ खान पान की ही बात क्यों करें सर, कभी कभी ऐसा होता है कि दवाएं लोग अपने तरीके से ले लेते हैं बिना प्रेस्क्रिप्शन के, बिना एडवाइस के, और दर्द के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो क्या इसका भी कुछ असर हमारी किडनी पे पड़ता है? निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। किसी भी दवा का सेवन किसी योग्य चिकित्सक की सलाह से ही करनी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं चिकित्सक नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कहीं दर्द हुआ और आपने दर्द की दवा का सेवन लिया, आपको ये पता नहीं कि आपको ये दर्द क्यों हुआ और कितने दिनों तक इस दवाओं का सेवन करना है। दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो पहले कारण को जानिए और उसके हिसाब से उन दवाओं का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे दर्शकगण हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं
कृपया कभी भी अपने मन से किसी दवा का सेवन ना करें, खासकर उन दवाओं का जो कि गुर्दे को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें मैं कुछ दवाओं की चर्चा जरूर करना चाहूँगा, जैसे जो सामान्य रूप से जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं जिनको हम पेन किलर बोलते हैं, इनमें देखिए पैरासीटामोल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर पैरासीटामोल से ऊपर आप अगर NSAID या उस ग्रुप की दवाओं को लेते हैं तो इनके अत्यधिक सेवन से निश्चित रूप से आपके गुर्दे पे तकलीफ आने की आशंका रहती है। इसके अलावा कुछ दवाएं होती हैं जैसे जिनको एमानोग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, नाम सब ने सुना होगा। इन दवाओं का भी बहुत नियंत्रित सेवन होना चाहिए। जब बात करते हैं कि किडनी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं और डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है, तो वो समस्याएं क्यों आती हैं, किन वजहों से आती हैं, और क्या वो जन्मजात होती हैं या हमारी किसी लापरवाही की वजह से हो सकती हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, किडनी की बीमारियां जन्मजात भी हो सकती हैं और बाद में एक्वायर्ड भी हो सकती हैं। कुछ जन्मजात बीमारी जो सामान्य, मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा। आपने सिस्ट की बात करी थी, तो एक बीमारी होती है जिसको ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, या शॉर्ट में उसको ADPKD बोलते हैं जी। इसमें दरअसल में ये होता है कि किडनी में बहुत सारे सिस्ट बनते हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है, उनका आकार भी बढ़ता जाता है, और इस आकार बढ़ने से क्या होता है कि गुर्दे धीरे धीरे कम काम करने लगते हैं। ये एक आनुवंशिक बीमारी है, ये अपने माता पिता से उस मरीज में वो जीन आता है जी। पर कई बार होता है कि वो बीमारी उसी इंसान से शुरू हो, तो दोनों चीज़ें संभव है, आनुवंशिक फॉर्म उसी से शुरू हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारी, खासकर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स बोलते हैं, इसमें पेशाब से बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उसके कुछ ऐसे प्रकार होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं जी। पर एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो कि हम लोग बाद में अपने जीवन शैली की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से एक्वायर करते हैं। जैसे आपने चर्चा की, तो मैं चर्चा करना चाहूँगा डायबिटीज़ की, मैं चर्चा करना चाहूँगा ब्लड प्रेशर की जी। ये जो दो मुख्य कारण हैं, ये किडनी के फेल होने के करीब करीब 70% से ज़्यादा जिम्मेदार हैं जी। और जब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन पे ध्यान दिया जाए तो मैं इन 70% लोगों को काफ़ी हद तक इस स्थिति में जाने से रोक सकते हैं जी। तो अगर आपको डायबिटीज़ दुर्भाग्यवश हो जाता है तो जाहिर सी बात है, पहले दिन से आपको अपने डायबिटीज़ का ध्यान वैसे ही रखना है जब आप सीरियस होते हैं तब करते हैं। तो आप ये मान के चले, अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो आपका सिस्टम कुछ ना कुछ तो सही नहीं है, तो इसका मतलब आपके तरफ से जो अपने डायबिटीज़ के तरफ ध्यान जाना चाहिए वो आपका 100% जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर आपका आइडियल रहना चाहिए। डायबिटीज़ जो टारगेट सेट होते हैं, या वो तुरंत के ब्लड शुगर फास्टिंग PP की बात करें जो खाने के पहले और खाने के बाद की बात करें, या जो 3 महीने के HbA1c की बात होती है, उसको आप टारगेट करें और शुरू में ही करें। इसको बड़ा एक अच्छा शब्द इस्तेमाल हम लोग अपने मेडिकल साइंस में कहते हैं, उसको लिगेसी इफेक्ट बोलते हैं। लिगेसी इफेक्ट का मतलब है कि आज जो हम अच्छा काम करते हैं इसका परिणाम हमको भविष्य में दिखता है। तो अगर आज हमने अपने डायबिटीज़ को, अपने ब्लड प्रेशर को अच्छा किया तो हम अपने भविष्य को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख पाएंगे जी। बिल्कुल। तो यानी कि जो मधुमेह के रोगी हैं, जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, वो विशेष तौर पे ध्यान रखें कि उन्हें अपने किडनी को लेकर के भी बहुत सतर्क रहना है, और दोनों स्थितियों को अगर नियंत्रित रखते हैं तो काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। लेकिन समय समय पर कुछ जाँच कराना भी ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए। वो जाँचें क्या हो सकती हैं? देखिए, मैंने आपको कहा था कि गुर्दा एक ऐसा अंग है जिसकी जाँच आप किसी भी शहर, किसी भी कस्बे में भी करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि गुर्दे की जांच कोई बहुत बड़ी जांच होती है। मैंने चर्चा की थी तो इसमें कहा था कि ब्लड का यूरिया कितना है, ब्लड में क्रिएटिनिन कितना है। ये दो ऐसे पदार्थ या अवयव हैं जिनको हम लोग सामान्य जांचों से पता कर सकते हैं। उनकी एक सामान्य मात्रा होती है, अगर वो वैल्यू हमारे सामान्य रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब हमारे गुर्दे अच्छे काम कर रहे हैं। इसके अलावा पेशाब या यूरिन का टेस्ट होता है जिसको रूटीन यूरिन टेस्ट कहते हैं, जिसमें प्रोटीन, शुगर, सेल्स देख लेते हैं। और कभी कभी अगर लगता है किसी को प्रोटीन आ रहा है पेशाब से, तो 24 घंटे में कितना प्रोटीन वो एक्सक्रीट कर रहा है। नॉर्मल जो प्रोटीन आता है पेशाब में वो 150 से 250 मिलीग्राम के आसपास रहता है, पर जो गुर्दे के मरीज होते हैं उनमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है जी।
तो अगर ये 3 ग्राम के ऊपर है तो ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय होता है और इस पे गंभीरता से इसका इलाज कराने की आवश्यकता है। जी। डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है, कुछ हाइपरटेंशन में भी ऐसा होता है और गुर्दे की कई बीमारियां जिस पे प्रोटीन आना शुरू होता है वो भविष्य में जाके किडनी फेल होने के कारण बन सकते हैं। जी। तो उस तरह की कंडीशन में अगर आप समय से किसी गुर्दा रोग विशेषज्ञ के पास पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी किडनी की बायोप्सी होती है, उसकी बीमारी का कारण पता चल जाता है, फिर उसके हिसाब से कई बार गुर्दे को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता जी, है। बिल्कुल। मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि अगर आप समय रहते इसका इलाज कराएंगे तो आपका भविष्य कुछ और होगा और आपने वो समय मिस कर दिया और आपकी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगा तो दुर्भाग्यवश आज की तारीख में ऐसा कोई बड़ा इलाज नहीं है जो इसको ठीक कर सके, रिवर्स हो सकें सारी चीज़ें एज इट इज़। बहुत ही रेयर चीज़ है कि किसी का रिवर्सल हो। जी। मतलब सारी कोशिश ये होती है कि बीमारी की रफ्तार हम कितनी धीमी कर सकते हैं। देखिए मैं धीमी शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने धीमी कहा तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं रोक नहीं पाऊंगा दवाओं से, उसकी स्पीड को हम कम कर सकते, जो डिटोरेशन का स्पीड है। तो इस वजह से ये बड़ा आवश्यक है कि हम लोग शुरुआती समय में इसके लिए बहुत ध्यान दें। जी। एक शब्द और एक बात आपने इस्तेमाल की इस बातचीत के दरमियान कि प्रोटीन का जाना एक बहुत ही खतरनाक सिम्टम है, तो कैसे किसी को ये पता चलता है कि उसके यूरिन से प्रोटीन जा रहा है, क्या ऐसे लक्षण होते हैं? जी जी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया आपने। देखिए मैंने आपको चर्चा में बताया था कि कुछ लोगों के पैरों में सूजन आती है। जी। अगर किसी को सूजन आ रही है तो उसको निश्चित रूप से एक बार अपना यूरिन टेस्ट कर लेना चाहिए, हालांकि सूजन के बहुत सारे कारण होते हैं पर अगर कारणों को हम देखें तो सबसे ऊपर गुर्दा आता है। जी। तो जाहिर सी बात है अगर गुर्दा को हम रूल आउट कर ले तो बाकी जो उसके विशेषज्ञ हैं वो उसको देखेंगे, पर गुर्दा चूंकि मुख्य कारण है। जी। ये प्रोटीन अगर समय रहते हमने नहीं सही किया जी। तो ये प्रोटीन हमारी किडनी के लिए एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, क्योंकि हमारे नेचर ने जो हमारी किडनी को बनाया है वो इसको हैंडल करने के लिए नहीं बनाया है। तो ये प्रोटीन ही धीरे धीरे हमारे किडनी के फंक्शन को डिटोरेट करता चला जाएगा। तो पैरों में सूजन, पेशाब में झाग का आना, पेशाब कम होना, पेशाब ज़्यादा होना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इसके लिए थोड़ा सा सजग रहेंगे तो आप जाके टेस्ट कराएंगे और पता चल जाएगा कि बीमारी क्या है। बिल्कुल। फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना आप इलाज करा लीजिए। जी। और रक्त में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा कुछ लोगों में देखा जाता है कि वो बढ़ती नहीं है, कम रहती है, अक्सर जो है उन्हें थकान और कमज़ोरी लगती है, तो क्या इसका भी कोई वास्ता हो सकता है किडनी के साथ? जी जी, मैंने शुरू में चर्चा की थी कि ये एक ऐसा अंग है कि बहुत सारे काम करता है। जी। और जो अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो हम लोग कहते हैं उसमें खून बनता है। बेसिकली खून बनने का स्थान जो अस्थि मज्जा है, पर उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको इरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं हम लोग, इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन जो है वो किडनी करता है। हालांकि जब मनुष्य बहुत छोटा होता है तो और भी अंग करते हैं, पर जब हम वयस्क होते हैं तो मुख्य स्रोत जो उस हार्मोन का होता है वो किडनी होता है। तो होता ये है कि जब किडनी की बीमारी होती है किसी को तो दुर्भाग्यवश उस हार्मोन की भी मात्रा घटने लगती है। जी। और जब वो घटती है तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जी। तो कई बार ऐसा देखा गया कि लोग, इवन हम अपने चिकित्सक बंधुओं से भी आग्रह करते हैं कि अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, जी, तो आप उसकी किडनी को जरूर एक बार देख लें। कारण ये है कि आप पता चला कि आपने आयरन की टिकिया दे दी और उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ गया, जी, पर आपने किडनी नहीं देखा उसको। जी। पर हो सकता है कारण उसके किडनी में बैठा पड़ा हो, बिल्कुल, जो कि शुरुआती समय में आप उसका सही इलाज कर सकते हैं। जी। तो अगर किसी को खून की कमी हो जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से किडनी एक बड़ा कारण हो सकता है उसमें खून की कमी का। जी। डॉक्टर DK सिन्हा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को और आशा करते हैं कि ये जानकारी हमारे दर्शकों के बहुत काम आएगी। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार और सारे ही दर्शकों को मेरा अभिवादन। मुझे लगा कि आपको मेरी दी हुई जानकारी कुछ आपको मार्गदर्शन करेगी आपके जीवन में। धन्यवाद। बिल्कुल।